हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। विद्यालय पर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जो जून का एग्ज़ाम होना है उसके पर्सपेक्टिव से जो यूजीसी नेट का जो पेपर वन है, जो लगभग जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका एक कंपलसरी पेपर होता है 50 मार्क्स का। तो यूजीसी नेट पेपर वन के लिए टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज कुछ एमसीक्यूज में लेकर आया हूँ, और ये सीरीज आप जैसा देख सकते हैं कि अभी यूनिट वन का टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट वन है, और ये टोटल 6 पार्ट्स में हम टीचिंग जो यूनिट वन है उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद यूनिट टू यूनिट थ्री इस तरह से करके बस सभी यूनिट्स को 5-6 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और हर पार्ट से 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्स करेंगे, यानी कि काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे हर एक यूनिट में। तो यूनिट एंड टॉपिक वाइज हम लोग उसको करेंगे। यूनिट एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है पूरा ये। तो ये विद्यालयों पर मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट पेपर वन के लिए, जो जून में होने वाला है उसको ही ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये हेल्प करेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, हु इज द स्कॉलर दैट कैरेक्टराइज्ड टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव एंगेजमेंट सेंटर्ड ऑन क्लासरूम डायलॉग बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट। मीन शिक्षण को मुख्य रूप से शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली कक्षा वार्ता की एक संवादात्मक प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया। तो ये परिभाषा पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, और ये एडमंड एमिडॉन की डेफिनेशन है। हमको याद रखना है कि टीचिंग को डिफाइन किया है कि जो शिक्षक है और जो छात्र है उसके बीच में क्लासरूम के अंदर जो डायलॉग होता है, जो इंटरेक्टिव डायलॉग होता है, उस वो ही टीचिंग है, वही शिक्षण है। इस तरह से जिसने इसको डिफाइन किया वो है एडमंड एमिडॉन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था, जो कि डेफिनेशन बेस्ड है। इसको हमें ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना क्या है। तो ऑप्शंस हैं, ओनली इम्पार्टिंग टेक्स्ट बुक इंस्ट्रक्शंस, केवल पाठ्य पुस्तकों के जो निर्देश हैं उनको देना, या फिर डोमिनेटिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर, छात्रों के व्यवहार पर हावी होना, या फिर सीखने और वांछित ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। टू कॉज द पीपल टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज इन स्किल्स। डिजायर्ड नॉलेज, जो जिस तरह का नॉलेज हम चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, जिस तरह की स्किल की इच्छा रखते हैं, उस तरह की स्किल को छात्र के अंदर पैदा कर पाना या उसको डेवलप कर पाना, ऐसी प्रक्रिया। या फिर बिना समझे सख्त अनुशासन। तो हम जानते हैं कि ये नेगेटिव ऑप्शंस हैं, ये तो हो नहीं सकता। आगे होने की बात भी नहीं होती है, और केवल टेक्स्ट बुक इंस्ट्रक्शन को इम्पार्ट करना नहीं होता है, बल्कि हम ऐच्छिक उन्हें डिजायर्ड नॉलेज को जब हम छात्र के अंदर डेवलप कर पाते हैं, तो वो हमारा टीचिंग की कॉन्सेप्ट के अंदर आ पाता है। इस तरह से इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, हु सेड दिस। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा था। तो दोस्तों ये एक स्टेटमेंट है, जो कि एक इनमें से एक थिंकर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो हम जानते हैं ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है शिक्षा के संदर्भ में, कि शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये है हमारे नन अदर देन स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में हमारा जो मुख्य अंतर है वो क्या है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो ऑप्शंस हैं कि टीचिंग डेवलप्स
स्पेसिफिक स्किल्स एंड ट्रेनिंग इम्पार्ट्स थियोरेटिकल नॉलेज। यानी कि टीचिंग जो है वो विशिष्ट कौशल विकसित करता है और प्रशिक्षण से सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है कि टीचिंग फोकसेस ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज। टीचिंग जो है वो नॉलेज को देने का काम करता है, समझदारी को देने का काम करता है। ट्रेनिंग फोकस करता है डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स पे। ट्रेनिंग स्किल्स पे फोकस करता है, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। ट्रेनिंग टीचिंग इज ऑलवेज प्रैक्टिकल एंड ट्रेनिंग इज ऑलवेज थियरेटिकल। ये भी नहीं है, ट्रेनिंग जो है थियरेटिकल नहीं होता है, ट्रेनिंग एक्चुअल में प्रैक्टिकल होता है। जिस चीज़ का हमें आगे प्रैक्टिस करना है, व्यवहार में लाना है, उसी चीज़ का तो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग थियरेटिकल नहीं होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, नहीं डिफरेंस तो होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि टीचिंग जो है वो नॉलेज को इम्पार्ट करने में या जो हमारी समझ है उसको प्रदान करने में काम करता है, और जो ट्रेनिंग है वो फोकस करता है स्पेसिफिक स्किल्स पे। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री बेसिक वेरिएबल्स इन टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में तीन मूल चरों में से एक है? देखो, टीचिंग में तीन मूल चर कौन से होते हैं? एक तो होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट, और तीसरा होता है एनवायरमेंट फैक्टर्स, यानी का करिकुलम कंटेंट वगैरह, जो माहौल है। पेरेंट्स में नहीं होते, तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरेंट्स जो है एक बेसिक वेरिएबल के तौर पे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी द कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्लूम का टेक्सोनॉमी पे कई सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है पार्ट पेपर 1 का। तो बात किया है कि कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन में फिजिकल कौशल की बात नहीं होती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और नॉलेज की बात होती है। ज्ञान की जो बात है, जो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो कॉग्निटिव डोमेन में आती है। एटीट्यूड वैल्यूज इसमें नहीं आते, ना ही इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और नॉलेज जो है वो कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। ब्लूम का टेक्सोनॉमी क्या है, इस पे भी क्वेश्चन है, आगे आएगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। इन द अफेक्टिव डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के जो अफेक्टिव डोमेन है, विच एलिमेंट इज एम्फेसाइज्ड, शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक क्षेत्र में किस तत्व पर जोर दिया जाता है? ध्यान देना है, हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अफेक्टिव डोमेन की। इफेक्टिव का मतलब ही होता है इमोशनल, ठीक है। तो जहाँ पर इमोशंस होंगे वही इसका पार्ट सही हो जाएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पार्ट नहीं है, ना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात यहाँ होती है। इसमें एटीट्यूड और वैल्यूज और इमोशंस का जो पार्ट है वो आएगा अफेक्टिव डोमेन में। अफेक्टिव डोमेन यानी जहाँ पर फीलिंग्स की बात हो, जहाँ पर इमोशंस की बात हो, वहाँ पर जो है वो जो है इफेक्टिव डोमेन में आएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग is the highest level of cognitive ability according to the found traditional Bloom's taxonomy questions। अब ब्लूम का जो ट्रेडिशनल, ब्लूम ने दो तरह का जो टेक्सोनॉमी ब्लूम का है, एक है ट्रेडिशनल जो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में, और दूसरा है आपका रिवाइज्ड, जिसको बाद में रिवाइज किया गया। जो तो ट्रेडिशनल वाला जो है आपका, वो नॉलेज से स्टार्ट होता है, बेसिकली नॉलेज से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपका कंप्रेhension या अंडरस्टैंडिंग रहता है, कंप्रेhension, या इसको हम अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन के बाद हमारा रहता है एनालिसिस, सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन। एनालिसिस, सिंथेसिस,
एंड देन इवेल्युएशन। तो ये हाईएस्ट पूछा हुआ है, उच्चतम स्तर कौन सा होता है ना, पारंपरिक ब्लूम के वर्गीकरण में। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है नॉलेज से। अपने इसको पढ़ प्रिज्म की तरह देखा होगा एक, है ना। तो ये इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है, इवेल्युएट करने वाला, वही हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है। रिवाइज्ड में क्या होता है, रिवाइज्ड वाला पार्ट जो है उसमें आपका नॉलेज, यानी कि नॉलेज को रिमेम्बर भी लिखते हैं कई बार, नॉलेज भी आ सकता है, तो लेकिन ये रिमेम्बर से स्टार्ट होता है। और रिमेम्बर के बाद आपका ये अंडरस्टैंड, जो कि कंप्रेंशन का ही एक टर्मिनोलॉजी है। रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद एनालाइज, एंड इवेलुएट। इवेलुएट के बाद एक और टर्म जुड़ जाता है, क्रिएट। ये आपका जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है ब्लूम का, जो कि एंडरसन ने इसको रिवाइज किया था, दोबारा से दिया था। तो ये इस तरह से रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका जो हाईएस्ट क्या है ना। तो कई बार इसका क्रोनोलॉजी भी आ जाता है, किसके बाद कौन सा आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से मतलब पढ़ लेना है कि किसी भी तरह से घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन बने, अगर बनता ही है ब्लूम से कई बार बना हुआ क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना है इसमें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है, कोर्स को कवर करना। ठीक है, तो ये कोर्स तो कवर करते ही हैं, लेकिन ये गोल नहीं है उसका, है ना। टू सिक्योर 100% पास रेट, 100% पास रेट को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना, या फिर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर। तो ये समझ में आ रहा है हमें, ये सही है कि जो लर्नर है उसकी ऑल राउंड पर्सनैलिटी जो है उसका डेवलपमेंट करना। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग, टू इम्पार्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन प्रदान करना। तो ये हमारा गोल तो नहीं है, है ना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, मतलब शिक्षार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास जो है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रत्यक्ष उद्देश्य है। पहला है ब्रिंगिंग डिजायर्ड चेंजेस इन पीपल्स बिहेवियर, छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। तो ये तो है, अभी हम लोगों ने पिछले ऑप्शंस में देखा। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिंग क्लासरूम क्वेश्चंस, क्लासरूम में जो है प्रश्नों को प्रतिबंधित करना, तो ऐसा तो नहीं है। रटने पे जोर देना, ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये भी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस केवल ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कि डिजायर्ड चेंजेस को अगर हम पीपल्स में यानी स्टूडेंट्स में लेकर आ पाते हैं, तो यही हमारा उद्देश्य है। जैसा हम चाहें, जैसा जरूरत हो उस तरह का व्यवहार हम उनमें ला पाए। नेक्स्ट है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मेमोरी लेवल को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो टीचिंग के कई सारे लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और रिफ्लेक्टिव लेवल है। तीन तरह के लेवल होते हैं हम लोगों के टीचिंग के, टीचिंग लेवल्स। ये हम लोग पढ़े हैं कि टीचिंग के तीन तरह के लेवल होते हैं। एक है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इन तीनों लेवल्स का अलग अलग लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। जैसे मेमोरी लेवल को इंट्रोड्यूस किया है जे.एफ. हर्बर्ट ने, मेमोरी लेवल को जे.एफ. हर्बर्ट ने। वहीं पे अंडरस्टैंडिंग लेवल को किया हुआ है मॉरिसन ने, एच.सी. मॉरिसन। और वही रिफ्लेक्टिव लेवल को जो है इंट्रोड्यूस किया है हंट ने। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने। ठीक है, तो इस तरह से हमको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से टीचिंग के कौन से लेवल को किसने दिया है, और हर लेवल के बारे में
इन डेप्थ कंसेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड लीस्ट थॉटफुल और थॉटलेस टीचिंग। आप देखो ये जो लेवल्स हैं, देखिए मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों ही जो है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों में ही सबसे कम थॉट लीस्ट थॉटफुल यही होता है, लीस्ट थॉटफुल। इसमें हम लोग बस रूट लर्निंग पे फोकस करते हैं, लीस्ट थॉटफुल। अब ये लीस्ट थॉटफुल, उसके बाद थोड़ा सा ये थॉटफुल होगा अंडरस्टैंडिंग, और ये मोस्ट थॉटफुल होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल जो है हमारा वही है सबसे कम जो है थॉटफुल कहिए या थॉटलेस इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? to solve real life problems, बिल्कुल लाइक to critical analyze ना, to impart information और factual knowledge for memorization, है ना। तो मेमोरी लेवल का है मतलब ये उसको हमें मेमोराइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करना या जो फैक्ट्स हैं उनको हमें याद करवाना, यही मुख्य काम होता है स्मृति स्तर के शिक्षण का। मेन काम यही होता है एमएलटी का। ठीक है, रचनात्मक विकास इसमें नहीं आएगा, रिफ्लेक्टिव में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन मेमोरी लेवल टीचिंग व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या होता है? देखो मेमोरी लेवल में टीचर का रोल क्या होता है? स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक उसमें प्राइमरी होता है और डोमिनेंट होता है। ठीक है, पैसिव नहीं होता है शिक्षक, उसमें पैसिव नहीं रहेगा, शिक्षक को उसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। इक्वल पार्टनरशिप भी नहीं रहती है, ना ही वो एक ऑब्जर्वर रहता है। उसको प्राइमरी रोल होगा उसका और उसको एक्टिव रहना पड़ेगा और वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेल्युएशन सिस्टम इज मेनली यूज्ड एट द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। स्मृति स्तर के शिक्षण में मुख्य रूप से किस मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो एटीट्यूड एंड बिलीफ इवेल्युएशन, दृष्टिकोण विश्वास मूल्यांकन, खुले अंत वाली समस्या समाधान, मौखिक लिखित और निबंध प्रकार की परीक्षाएं, पीयर इवेल्युएशन। देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि रोट लर्निंग जो है मुख्य काम है स्मृति स्तर का, इंफॉर्मेशन को या फैक्ट्स को इम्पार्ट करना। तो एग्जाम जब लेंगे तो हम यही पता करेंगे ना हमको कितना याद हुआ। तो ओरल रिटन और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन ही लेते हैं हम लोग उनके इवेल्युएट करने के लिए, परीक्षा का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। अभी हम लोगों ने देखा कि शिक्षण के बोध स्तर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसमें हमने देखा कि तीन तरह के स्तर थे, उसमें पहला जो है हर्बर्ट का था, यानी कि मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल हर्बर्ट का था। उसके बाद ये दूसरा जो था ये अंडरस्टैंडिंग लेवल था मॉरिसन का, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंट्रोड्यूस किया था और हंट ने हमें किया था रिफ्लेक्टिव लेवल को। तो ये मैंने बताया तीनों ही क्वेश्चंस इसमें दिए। ठीक है, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था, बोध स्तर जो था उसको प्रतिपादित किया था। ब्लूम तो उनका टेक्सोनॉमी था, वो देख चुके। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कंसेप्चुअली डिफाइंड। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है टीचिंग का उसको कैसे परिभाषित किया जाता है शिक्षण में, ये देखना है। तो पहला है रूट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, तो ये तो मेमोरी लेवल में होता है, ये तो हो नहीं सकता। रूट लर्निंग तो हम लोग मेमोरी लेवल में करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट गाइडेंस, बिना मार्गदर्शन के समस्या का समाधान करना। या फिर मेमोरी प्लस इंसाइट, स्मृति और अंतर्दृष्टि। या फिर प्योरली कंसेप्चुअल लर्निंग विदाउट मेमोरी, बिना स्मृति के विशुद्ध रूप से वैचारिक शिक्षा। नहीं, देखो इसमें क्या होता है, मेमोरी तो होता ही है, साथ में इंसाइट होता है, मतलब उसको समझना, तोड़ करके याद करना, और याद करने के बाद जो भी याद किया है उसको जो है एनालाइज करना, उसको जो है समझना।
है उसका इंसाइट। तो ये आपका थर्ड जो ऑप्शन है 17 का, ये आपका हो जाएगा हाउ बोध स्तर के को कैसे परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा मेमोरी प्लस इंसाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि इफ अ स्टूडेंट interprets the meaning of concepts in various ways and gives his her own examples, they are at which level of teaching? अब देखो, यदि कोई छात्र अवधारणाओं के अर्थ को विभिन्न तरीकों से समझ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहा है एंड स्वयं के उदाहरण देता है, तो वो शिक्षण के किस स्तर पे है? तो हम लोग समझ पा रहे हैं, इसमें ठीक ठीक दिया हुआ है कि वो अवधारणाओं को बहुत अच्छे से समझ रहा है और उसके आधार पे खुद के एग्जाम्पल भी दे पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग स्तर पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध स्तर में आ जाएगा। ठीक है, मेमोरी में नहीं रहेगा, मेमोरी में तो केवल चीज़ों को हम रटते हैं, और रिफ्लेक्टिव में कुछ और भी बढ़ करके होता है जब हम खुद से चीज़ों को इनोवेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स रोल एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल? बोध स्तर पर शिक्षार्थी की भूमिका की मुख्य विशेषता क्या है? शिक्षार्थी जो होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो पैसिव, निष्क्रिय श्रोता होता है ना, पैसिव तो नहीं होगा। पैसिव तब होता है जब मेमोरी लेवल होता है। कौन? लर्नर। लर्नर पैसिव तब होगा जब मेमोरी लेवल होगा। मेमोरी लेवल में टीचर एक्टिव होगा, लर्नर पैसिव होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में दोनों ही पैसिव नहीं होंगे। ठीक है, एक्टिव रोल इन असिमिलेटिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ये तो ठीक लग रहा है कि फैक्ट्स को और सिद्धांतों को जो है समझने में, आत्मसात करने में उसकी भूमिका होगी, एक्टिव होगी, सक्रिय होगी। एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रिसर्चर ना, पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है, टीचर का रोल उसमें रहता है। ओनली मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक कंटेंट, टेक्स्ट बुक कंटेंट को केवल मेमोराइज करना, ये तो मेमोरी लेवल में होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की जा रही है, मतलब एक्टिव रोल इन असिमिलेटिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, तथ्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करने में सक्रिय भूमिका निभाना। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, विच टीचिंग मेथड्स आर मोस्ट सुटेबल एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल? अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी बोध स्तर पर कौन सी शिक्षण विधियां सबसे उपयुक्त होंगी? तो कुछ शिक्षण विधियां दी हुई हैं, ओनली ड्रिल एंड प्रैक्टिस, केवल अभ्यास करना और दोहराव करना, स्वनिर्देशित खोज करना, व्याख्यान, सह प्रदर्शन और चर्चा, विशुद्ध अनुसंधान योजनाएं, तो प्योर रिसर्च तो नहीं होगा, है ना, सेल्फ गाइडेड डिस्कवरी रिफ्लेक्टिव में चला जाएगा। लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन, व्याख्यान देना और लेकिन उसके साथ में उसको जो है डिस्कस करना, यही आपका जो है बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सही होगा। केवल अभ्यास और दोहराव मेमोरी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस्ड द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अभी हमने देखा कि तीन तरह के टीचिंग के लेवल्स को किसने किसने किया, हार्वर्ड, मेमोरी लेवल, मॉरिसन जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध स्तर, और शिक्षक का जो चिंतन स्तर है वो है हंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट एंड मोस्ट थॉटफुल? है ना, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि मेमोरी से स्टार्ट होता है, मेमोरी नंबर सबसे लो पे होता है, मतलब लोवेस्ट थॉटलेस कह सकते हैं उसको, या लीस्ट थॉटफुल, है ना, लीस्ट थॉटफुल कह सकते हैं मेमोरी वाले को। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम थॉटफुल कहते हैं, ये थॉटफुल होता है। लेकिन मोस्ट थॉटफुल की बात करेंगे तो ये होगा आपका मोस्ट थॉटफुल की अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्टिव, सबसे अधिक विचारशील माना जाता है। और इंटेलेक्चुअल लेवल जैसा टीचिंग का कोई लेवल नहीं होता है, लेवल तीन ही होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग encompasses which of the following previous levels? शिक्षण के चिंतन स्तर में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व स्तर शामिल हैं? अच्छा, ओनली मेमोरी लेवल, ओनली अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोथ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, या फिर नीदर मेमोरी और। अभी हमने देखा
कि जो पिछले वाले ऑप्शंस में था कि मेमोरी एंड इंसाइट, यानी कि मेमोरी लेवल तो उसमें होगा ही, साथ में अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होता है। किसमें? रिफ्लेक्टिव लेवल में। चिंतन स्तर में ये दोनों ही चीजें जुड़ी होती हैं, मतलब याद तो उसको करना है, चीजों को समझना भी है, एनालिसिस भी करना है, ये दोनों ही चीजें जो है चिंतन स्तर में ऐड होती है। यही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी इंस्ट्रक्शन अप्रोच? प्राइमरी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ठीक है। तो क्या है? टीचर सेंट्रिक। रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर सेंट्रिक नहीं होगा, सब्जेक्ट सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक हो सकता है। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम सेंट्रिक एंड रिसर्च ओरिएंटेड और है सिलेबस सेंट्रिक। ठीक है। तो सिलेबस सेंट्रिक पाठ्यक्रम से, प्रॉब्लम से को केंद्र करके हम चीजों को देखते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट को केंद्र करके देखते हैं। तो चिंतन के शिक्षण का प्राथमिक अनुदेशात्मक दृष्टिकोण यही होता है कि हम जो सब्जेक्ट है उसको, जो है विषय जो है उसको केंद्र करके रखते हैं, सब्जेक्ट को सेंटर करके रखते हैं। नहीं, सब्जेक्ट को सेंटर करके नहीं रखेंगे, बल्कि प्रॉब्लम जो होगी एक्चुअल में, यही तो रिफ्लेक्टिव लेवल का हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है वो रहना चाहिए। ठीक है, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। सब्जेक्ट ना ही रहेगा, प्रॉब्लम सेंट्रिक और रिसर्च ओरिएंटेड, समस्या केंद्रित और अनुसंधान उन्मुख। जो रिसर्चर है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और खुद से चीजों को एक्सप्लोर करेगा, रिसर्च करेगा, खुद से नई चीजों को वो जानेगा। उसमें वो रिफ्लेक्टिव लेवल में उस तरह से वो रिफ्लेक्ट करेगा, चीजों को समझ करके नए तरीके से चीजों को वो जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट एंड लर्नर? तो रिफ्लेक्टिव लेवल में लर्नर की और मतलब टीचर की और स्टूडेंट की स्थिति क्या होती है? ठीक है। तो मैंने बताया कि रिफ्लेक्टिव लेवल में जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी रहेगा। ठीक है। और जो टीचर है वो सेकेंडरी रहेगा। इस तरह से होता है। स्टूडेंट सेकेंडरी नहीं रहेगा, स्टूडेंट प्राइमरी रहेगा। बोथ आर कंप्लीटली पैसिव, बिल्कुल नहीं, दोनों पैसिव नहीं होंगे। ओनली टीचर इज एक्टिव, ऐसा भी नहीं होगा, स्टूडेंट को एक्टिव होना पड़ेगा, और एक्टिव होने का मतलब है स्टूडेंट प्राइमरी होगा। तो आपका ये हो जाएगा, स्टूडेंट इज प्राइमरी, टीचर इज सेकेंडरी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग? चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए किस प्रकार के माहौल की आवश्यकता होती है? पहला है स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन्ड, क्लोज्ड एंड अथॉरिटेटिव, सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, chaotic एंड अनऑर्गेनाइज्ड। chaotic तो नहीं होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड भी कतई भी नहीं होना चाहिए, सफिशिएंटली ओपन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर्याप्त रूप से खुला होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, बंद कतई नहीं चलेगा, स्ट्रिक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि टीचिंग इज कंसिडर्ड डायनामिक बिकॉज, टीचिंग को यानी शिक्षण को गतिशील माना जाता है, क्यों? क्योंकि इट रिमेन्स कम्प्लीटली स्टेबल ओवर टाइम। समय के साथ अगर स्टेबल होगा तो उसको डायनेमिक क्यों मानेंगे? नहीं। इट टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स। यह गतिशील वातावरण में होता है और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। ओके, ये तो ठीक लग रहा है, देखते हैं इसको बाद में। इट इट ओनली हैपेंस ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन होता है ऐसी बात तो नहीं है। इट स्ट्रिक्टली फॉलोज ओल्ड ट्रेडिशन, ऐसी बात भी नहीं है। रिफ्लेक्टिव यानी कि टीचिंग जो है उसमें केवल ओल्ड ट्रेडिशन को ही हम करेंगे ऐसी बात नहीं है, नए तरीके भी अपनाते हैं टीचिंग के।
तो यही ऑप्शन हमारे पास है कि ये जो है, जो टीचिंग है उसको हम डायनेमिक इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो सोशल फैक्टर्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे सोशल फैक्टर्स होंगे उस तरह की टीचिंग होगी। और ये इसका जो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में होता है। एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है मतलब जो एनवायरनमेंट है वो सोशल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड एज बोथ। टीचिंग को हम दोनों ही चीज समझते हैं, एक थियरी और एक मशीन, एक आर्ट और एक साइंस, इंडोक्ट्रिनेशन और कंडीशनिंग, फॉर्मल और रिस्ट्रिक्टिव। टीचिंग हमारा एक कला है और एक विज्ञान है। ठीक है, टीचिंग हमारा एक कला और विज्ञान है, ये ऑप्शन से। वाई इज टीचिंग कंसिडर्ड अ साइंस। टीचिंग को हम एक विज्ञान क्यों मानते हैं, शिक्षण को हम विज्ञान क्यों मानते हैं? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ओनली फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, ऐसी बात तो नहीं है। बिकॉज इट लैक्स ह्यूमन टच, ऐसी बात भी नहीं है। Beside it involved, sorry, because it involves systematic procedures, techniques and skills. ये तो सही बात है। टीचिंग ऐसे ही तो नहीं है कुछ भी पढ़ाने लगे कोई भी तरीका अपना लिया, सिस्टमेटिक चीजें होती हैं। बिकॉज इट इज प्योरली हाइपोथेटिकल, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से काल्पनिक है, ऐसी बात तो नहीं है, काल्पनिक तो नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा। क्यों उसे विज्ञान मानते हैं? क्योंकि सिस्टमेटिक होता है। विज्ञान का मतलब ही होता है व्यवस्थित जो है चीजें जब होती हैं तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरली कैरीड आउट बिटवीन। शिक्षा जो है, सॉरी, शिक्षण जो है मुख्य रूप से किसके बीच की जाने वाली संवादात्मक प्रक्रिया है? तो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में किया जाने वाला है, सीधी सी बात। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। ठीक है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? इट इज गोल ओरिएंटेड, तो ये तो विशेषता है। इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक विशेषता है। इट इज हाईली डिक्टेटोरियल एंड वन साइडेड, यह अत्यधिक तानाशाही और एकतरफा है, ये कोई विशेषता नहीं है। यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन सही नहीं होंगे क्योंकि ये विशेषताएं हैं, इसलिए ये सही नहीं होंगे। ये विशेषता नहीं है इसलिए ये सही होगा। और उसने पूछा है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट है द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मस्ट बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ। शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? कोर्स कवरेज ना, यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स, ये कोई मूल्यांकन का तक नहीं हुआ कि स्मार्ट बोर्ड यूज करने हैं तो बढ़िया। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये ठीक है कि आउटकम्स से हम पता कर सकते हैं कि कितना सीखा है स्टूडेंट्स ने, उससे हम पता कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से हम नहीं सीख सकते, कर सकते, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग रिक्वायरमेंट्स व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर। शिक्षण आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका किसमें? शिक्षण आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षक क्या होता है? शिक्षक डिपेंडेंट होता है। शिक्षक डिपेंडेंट किस पे होगा? डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट, किस पर? शिक्षक पर। शिक्षक जैसे चाहे वैसे जो है स्टूडेंट को मैनिपुलेट करता है, उसको कह सकते हो चेंज करता है इच्छा के अनुसार। तो शिक्षक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। शिक्षक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्सटेनियस वेरिएबल नहीं होगा, इंटरवीनिंग वेरिएबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कि इन द टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट विल प्रेजेंट विच वेरिएबल। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र किस चर का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मैंने अभी बताया छात्र जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, शिक्षक जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और बाकी जो चीजें होती हैं जैसे कंटेंट है, जो पढ़ाया जा रहा है, इन्वायरमेंट है, वो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स में आता है। कांस्टेंट वेरिएबल में क्या आएगा पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट होगा वो फिर वेरिएबल क्यों होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स इन द टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण में हस्तक्षेप करने वाले चर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अभी हम लोगों ने बात किया टीचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो द सब्जेक्ट मैटर जो है
और जो टीचिंग मेथड्स हैं वो इंटरमीनिंग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। सोसाइटी इसमें नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई विशेष अनिवार्यता नहीं। सुटेबल एंड कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना ही चाहिए। रोट लर्निंग पर फोकस हो जरूरी नहीं है। टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम हो कोई जरूरी नहीं। यानी यही होगा, सुटेबल एंड कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक उपयुक्त और अनुकूल सीखने का माहौल होना चाहिए, ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग इज प्रोफेशनलिज्म, व्हाट डज इट दिस इम्प्लाई। शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक व्यावसायिकता है, इसका क्या तात्पर्य है। शिक्षा में व्यावसायिकता के क्या तात्पर्य है। शिक्षा पैसा कमाने का व्यवसाय है, ऐसी बात नहीं है। शिक्षण को विशिष्ट कौशल, नियमित प्रयास और छात्र विकास के प्रति समर्पण दिखना चाहिए, तो बात सही है। प्रतिदिन औपचारिक कपड़े पहनना कोई जरूरी नहीं है। अतिरिक्त कक्षाओं के लिए शुल्क लेना ना, तो यही होगा, द टीचर मस्ट एग्जिबिट स्पेसिफिक स्किल्स, रेगुलर एफर्ट और डेडिकेशन, तो यही आना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म से अगर शिक्षण में किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत है तो यही जरूरत है। ठीक है, फिर है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसमें से अ टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम, शिक्षण के सूत्रों के अनुसार एक शिक्षक को आगे बढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ाने में, जब टीचिंग वो कर रहा है किस तरह से पढ़ना चाहिए। कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ पहले कठिन चीजें पढ़ाए फिर सरल ना। अननोन से नोन, पहले ऐसी चीजों के बारे में बताए जो नहीं पता है, बाद में उन चीजों के बारे में बताए जोड़ करके जो पता है। उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, पहले सरल चीजों को बताया उसके बाद धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़े, ये तो होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट नहीं होना चाहिए, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टीचिंग मैक्सिम फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट इम्प्लाइज दैट। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। देखो, कंक्रीट का मतलब होता है वो चीजें जो हम देख सकते हैं। मूर्त मतलब जिनको हम देख सकते हैं, ऐसी वस्तुएं देख सुन सकते हैं। मूर्त मतलब देख सकते हैं। और अमूर्त का मतलब होता है चीजें भाववादी जो होती हैं, जो विचार वगैरह है, भाव विचार, ये अमूर्त है। तो टीचर शुड यूज डिफिकल्ट चैप्टर्स, नहीं कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। टीचर शुड यूज डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, शिक्षक को पहले कठिन अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब ये नहीं। बच्चे तब आसानी से सीखते हैं जब वे विचारों को की ओर बढ़ने से पहले भौतिक वस्तुओं को देख और संभाल सकते हैं। एग्जैक्टली पहले वो मूर्त चीजों को जब देख सकेंगे समझ सकेंगे, उसके बाद अमूर्त की ओर जाएंगे, तब वो चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। एजुकेशन शुड फोकस ऑन स्पिरिचुअलिज्म, ना केवल स्पिरिचुअलिज्म पे फोकस करना चाहिए, ऐसी बात नहीं। एवरीथिंग शुड बी इमेजिन, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेटजी ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कन्वीनिएंट पार्ट्स फॉर स्टडी इज नोन एज। अध्ययन के लिए एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे सुविधाजनक भागों में तोड़ने की रणनीति को क्या कहते हैं। तो इस रणनीति को कहते हैं एनालिसिस। किसी चीज को समझने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, तो उसको हम बोलेंगे एनालिसिस यानी विश्लेषण। व्हाट इज द सिंथेसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में सिंथेसिस का क्या मतलब है। सिंथेसिस का मतलब है ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स इनटू पार्ट्स, नहीं ये तो एनालिसिस का मतलब है। ग्रुपिंग एनालाइज्ड पार्ट्स, जिन चीजों को हमने समझा है थोड़ा थोड़ा पार्ट बाई पार्ट करके उनको ग्रुप करना एक कंप्लीट होल बनाने के लिए, है ना। टू अंडरस्टैंड कनेक्शंस, कनेक्शंस को समझने के लिए हर एक पार्ट को समझ लिया, उसके बाद उसको जोड़ना कि इन पार्ट्स में कनेक्शन क्या है। इसको समझा, इसको समझा, इसको समझा, उसके बाद इसको इसको जोड़ना, इसको इसको जोड़ना, इसको इसको जोड़ना, इसको समझना कि इसमें क्या रिलेशन है। तो वो ग्रुपिंग जो है उसको कहलाता है सिंथेसिस। मेमोराइजिंग फैक्ट्स मैकेनिकली नहीं। टेस्टिंग प्रायर नॉलेज नहीं। टीचिंग डिफर्स फ्रॉम इंडोक्ट्रिनेशन, जो शिक्षण है वो विचारारोपण से अलग है। विचारारोपण जनरली रिलीजियस पीपल करते हैं, अपने धर्म अपने विचारों को अपने जो उनके मानने वाले हैं उन पर
उनको उस तरह से ट्रेन करते हैं, उनको वही वही चीजें बताते हैं, दूसरी चीजें नहीं बताते हैं। एक ही तरह का थॉट जो उनका खुद का है। शिक्षण अलग है। शिक्षण कैसे अलग है? टीचिंग इन्वॉल्व फोर्सिंग बिलीफ्स, तो ऐसी बात नहीं है। टीचिंग में हम लोग बिलीफ्स को फोर्स करके तो बताते नहीं है, स्टूडेंट्स को थोपते तो है नहीं। इंडोक्ट्रिनेशन इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी नहीं है ना। इंडोक्ट्रिनेशन क्रिटिकल थिंकिंग को तो नहीं इनकरेज करता है। टीचिंग पॉइंट्स आउट डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड इंकरेजेस थिंकिंग, ये बात सही है कि जो शिक्षण है विभिन्न समाधानों की ओर इशारा करता है और सोच को प्रोत्साहित करता है, जबकि जबकि इंडोक्ट्रिनेशन जो है, विचारों पर जो है एक ही विश्वास प्रणाली को आपके ऊपर थोपता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। टीचिंग देयर इज नो डिफरेंस, ऐसी बात नहीं, डिफरेंस तो है। हाउ डज टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग? टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं अभी, है ना। कि टीचिंग का जो काम होता है वो ब्रॉडर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इम्पार्ट करना होता है, जबकि ट्रेनिंग का मतलब होता है एक खास स्पेसिफिक स्किल को ध्यान में रखते हुए हमें उसको डेवलप करना। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस ऑफ टीचिंग डज अ टीचर फॉर्मुलेट गोल्स एंड प्लान द लेसन? शिक्षण के निम्नलिखित में से किस चरण में एक शिक्षक लक्ष्य तैयार करता है और पाठ की योजना बनाता है? देखो, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, टीचिंग के फेसेस जो होते हैं, उन्हीं फेसेस के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, टीचिंग फेसेस, एक है आपका प्री एक्टिव, एक है इंटरएक्टिव और एक है पोस्ट एक्टिव। तो ये जो लेसन प्लान करने की जो बात होती है वो होती है आपकी प्री एक्टिव में। लेसन प्लान की जो बात होती है वो होती है प्री एक्टिव में, लेकिन यही 3 आपके चरण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। टीचिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली अकर्स ड्यूरिंग द, किस फेज में? वास्तविक शिक्षण का जो प्रक्रिया है, जो उद्दीपनों की जो प्रस्तुति है वो किसके दौरान होती है? तो इंटरेक्टिव फेज, जो प्लान लेसन प्लान करने के बाद जो टीचिंग की प्रक्रिया है वो इंटरेक्टिव अंतः क्रियात्मक चरण के में आएगी। ठीक है। प्लानिंग फेज तो पहला फेज है क्रिएटिव। इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक का जो पार्ट है वो किस फेज में आएगा? तो ये आपका सबसे लास्ट यानी कि पोस्ट एक्टिव। क्लासरूम में टीचिंग वीचिंग करने के बाद में जो लास्ट एंडिंग होता है वहां पर हम फीडबैक लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गैनी एंड ब्रिग्स मॉडल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स रिफर टू। गैनी और ब्रिग्स के अधिगम उद्देश्यों के मॉडल के अनुसार बौद्धिक कौशल यानी इंटेलेक्चुअल स्किल का क्या तात्पर्य है? ठीक है। रिकॉलिंग फैक्ट्स का बौद्धिक स्किल से इतना वो नहीं है। फिजिकल मोशन, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग रूल्स इंक्लूडिंग कंसेप्ट लर्निंग, नियमों और उदाहरणों को सीखने का उपयोग करके समस्याओं को हल करना, यही है इंटेलेक्चुअल स्किल। इमोशनल स्टेबिलिटी है पर ये ज्यादा है, बराबर है। ठीक है। प्राइमरी वन हु, एक अच्छा शिक्षक मुख्य रूप से कौन है? वह है जो जो गिव्स प्रिंटेड नोट्स, जो प्रिंटेड नोट्स देता है। मेंटेन्स स्ट्रिक्ट साइलेंस इन क्लास, नहीं। इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, छात्रों को सीखने और समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। फिनिशेस द सिलेबस वेरी फास्ट, ऐसी कोई बात नहीं, सिलेबस जल्दी फेस्ट करोगे, खत्म कर दोगे तो वो अच्छा से अच्छा होगा, ऐसी बात जरूरी नहीं। शिक्षक सहायक सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स का उपयोग मुख्य रूप से किस आधार पर उचित है? किस आधार पे हम जो है टीचिंग एड्स का उपयोग करें तो वो ज्यादा उचित होगा? एंटरटेनिंग द स्टूडेंट्स, मनोरंजन के आधार पे ना। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स एंड इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ में एंगेजमेंट अच्छी हो और जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो उसके अनुकूल हों। अगर उसकी हम उनके सीखने को बेहतर बना सकें तो ये आधार अगर है
टीचिंग एड्स के इस्तेमाल करने का, तो ये सही है। मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता को कम करना, ये सही नहीं है। टीचर शिक्षण को प्रतिस्थापित करना, इतना ऐसी तो बात नहीं, टीचर का रोल खत्म हो जाए, सिर्फ वही वही रह जाए एड्स, उसका कोई मतलब नहीं। If a teacher uses problem-based learning and encourages students to critically evaluate real-life situations independently, the teacher is operating at which level? Okay, यदि कोई शिक्षक समस्या आधारित शिक्षा का उपयोग करता है और छात्रों को स्वतंत्र रूप से वास्तविक जीवन की स्थितियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, स्वतंत्र रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो शिक्षा के किस स्तर में? देखो, स्वतंत्र रूप से जब बात की जाती है कि छात्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है को जीवन की जो भी उसने सीखा है उसमें रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाता है। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अभी किए हुए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे, और इस तरह से ओवरऑल सिलेबस को हम लोग क्वेश्चंस करते हुए कवर करने की कोशिश करेंगे। सीरीज है ये, हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे इसमें, यूनिट और टॉपिक वाइज पेपर वन के लिए। आई होप आपको ये पेपर वन के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।